हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाया, उसी पल सबसे बड़ा झटका वेनेजुएला के बाहर चीन को लगा और मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आने लगीं कि अमेरिकी हमले के बाद चीन को लगभग 60 से 80 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर यह आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर तक भी बताया गया। लेकिन अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी आर्थिक चोट के बावजूद चीन के भीतर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और इसके पीछे की वजह जानकर हर कोई चौंकने वाला है। दरअसल अब ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि दुनिया में जिसके पास ज्यादा सैन्य ताकत है वो कमजोर देशों को दबाकर वहां अपनी मनमानी कर सकता है, और इसका सबूत अमेरिका ने वेनेजुएला में देकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है। और इसी सैन्य ताकत के प्रदर्शन ने चीन के लोगों के भीतर खुशी और उम्मीद दोनों को एक साथ जगा दिया है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि ताइवान एक छोटा सा देश है, जबकि चीन की सैन्य शक्ति बेहद विशाल है और इस विशाल ताकत के सामने ताइवान एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। यही वजह है कि अगर आप इस वक्त चीन के सोशल मीडिया पर जाएंगे तो वहां जबरदस्त जश्न का माहौल नजर आएगा, जहां कई यूजर्स इसे ताइवान के लिए एक बेहतरीन मॉडल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा खेल अमेरिका ने वेनेजुएला में खेला है, ठीक वैसा ही कदम अब चीन ताइवान में उठा सकता है। लेकिन यहां पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि चीन के लोगों को अपनी सैन्य ताकत पर जो जरूरत से ज्यादा भरोसा हो रहा है, उसकी हवा पहले ही निकल चुकी है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौजूद लगभग सभी चीनी हथियारों की जब भारतीय सेना ने धज्जियां उड़ाई तो बहुत से लोगों को इस पर यकीन ही नहीं हुआ, और इसके बाद जब चीन की वायुसेना ताइवान के आसपास मंडरा रही थी, तब ताइवान ने अचानक से चीन के कई लड़ाकू विमानों को लॉक करके तहलका मचा दिया था। इसके बावजूद अब जो वेनेजुएला में अमेरिका ने करके दिखाया है, उसने हालात को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है, क्योंकि वहां चीन के एक से बढ़कर एक रडार और डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे और पूरे वेनेजुएला की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तरह से चीन ने ले रखी थी। लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने पलक झपकते ही इन सभी चीनी हथियारों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वेनेजुएला का आकाश पूरी तरह डिफेंसलेस हो गया। और इसके बाद वेनेजुएला की धरती पर और उसके आसमान में लगभग 150 से ज्यादा अमेरिकी हवाई जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने धावा बोल दिया और कुछ ही घंटों के भीतर उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर ले जाया गया। ये पूरा खेल देखकर एक बार फिर साफ हो जाता है कि चीन के नागरिक जिन हथियारों के दम पर इस वक्त ताइवान पर हमले को लेकर जश्न मना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वही सारे हथियार बुरी तरह से चीन को धोखा दे दें और फिर अंत में कहानी पलट जाए और ताइवान ही चीन पर कब्जा करने की स्थिति में आ खड़ा हो। क्योंकि जिस तरह से चीन के भीतर लोगों का सपना है कि वे ताइवान पर कब्जा करेंगे, ठीक उसी तरह ताइवान के भीतर भी वर्षों से ये सपना जिंदा है कि एक दिन वे चीन पर कब्जा कर लेंगे, और इसकी कहानी बेहद पुरानी है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ताइवान ने भी चीनी सोशल मीडिया पर लोगों को जश्न मनाते हुए देखकर चेतावनी दी है और साफ कहा है कि हमें वेनेजुएला समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अमेरिका भी नहीं हो। और इसी बीच में देख रहा हूं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जा रहा है कि अब अमेरिका को भी डर सताने लगा है कि कहीं इसी अंदाज में चीन ताइवान पर कब्जा न कर ले, जैसे उसने वेनेजुएला में किया। हो सकता है कि अमेरिका को इस बात को लेकर डर महसूस हो रहा हो, लेकिन उसकी तैयारियों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो ताइवान को अकेला छोड़ने के मूड में है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि ताइवान के ठीक बगल में जहां जापान का टापू स्थित है, वहां अमेरिका ने 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो नाम के लिए तो जापान की सुरक्षा में है, लेकिन मौका मिलते ही बताया जाता है कि यही सैनिक ताइवान की रक्षा में चीन पर टूट सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका इस पूरे इलाके में कई सालों से लगातार युद्ध अभ्यास करता आया है, जहां उसने एक से बढ़कर एक मिसाइलों का परीक्षण भी इसी क्षेत्र में किया है, और उसका साथ देने के लिए पूरे इलाके में फिलीपींस और दक्षिण कोरिया जैसे देश हमेशा खड़े रहते हैं, जबकि गुआम में मौजूद अमेरिका का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से इस खेल को पलटने की ताकत रखता है। और तो और ताइवान भी चीन को हल्के में नहीं ले रहा है, बल्कि उसने अपने रक्षा बजट पर जमकर खर्च करना शुरू कर दिया है और एक से बढ़कर एक हथियार जुटाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बावजूद अगर चीन के सोशल मीडिया पर लोग अभी भी जश्न में डूबे हुए हैं, तो दरअसल वे अंधकार में जी रहे हैं, क्योंकि हकीकत में ताइवान के लिए अमेरिका पूरे क्षेत्र में बवंडर मचाने की ताकत रखता है। जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि वेनेजुएला में चीन के कौन कौन से हथियार पूरी तरह से फेल हो गए, तो आप हैरान रह जाएंगे।
और आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि चीन अपने हथियारों के दम पर ताइवान पर कब्जा लगभग नहीं कर पाएगा, और अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उल्टा ताइवान चीन का वही हाल कर देगा जो कुछ साल पहले जापान ने चीन के साथ किया था। इसी वीडियो में आगे ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आने वाली है जो आपकी आंखें खोलकर रख देगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि वेनेजुएला में भीषण नुकसान झेलने के बावजूद चीन के सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल क्यों शुरू हो चुका है। तो CNN की रिपोर्ट ने दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने चीनी अधिकारी से कहा कि शी जिनपिंग उनके लिए बड़े भाई जैसे हैं। ये बात कराकस के मिराफ्लोरेस पैलेस में कही गई। कुछ ही घंटों के भीतर कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। अमेरिकी सेना ने मदुरो को उनके बेडरूम से खींचा और सीधे अमेरिका ले गई। ये घटना किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगी। सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया। लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक हर जगह इसी ऑपरेशन की चर्चा होने लगी। अमेरिका ने संदेश दे दिया कि ताकत का इस्तेमाल करने में वो हिचकता नहीं है। मदुरो की गिरफ्तारी पर चीन ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। बीजिंग ने इस कार्रवाई की निंदा की। चीन ने वॉशिंगटन पर दुनिया का पुलिस वाला बनने का आरोप लगाया। मदुरो और उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग की गई। इसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान अमेरिका पर इशारों में हमला बोला। शी जिनपिंग ने कहा कि एक तरफा दबाव और धमकी देने की नीति वैश्विक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने साफ कहा कि हर देश को अपने विकास का रास्ता चुनने का अधिकार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पालन पर जोर दिया गया। बड़ी ताकतों को जिम्मेदार आचरण की मिसाल बनने की बात कही गई। ये बयान सीधे अमेरिका की कार्रवाई की ओर इशारा करता दिखा। चीन के आधिकारिक बयान एक तरफ थे और सोशल मीडिया की आवाज दूसरी तरफ थी। चीनी सोशल मीडिया पर ऑपरेशन वेनेजुएला की जमकर तारीफ हुई। कई यूजर्स ने इसे ताइवान के लिए मॉडल बताया। लोगों ने कहा कि अगर अमेरिका अपने बैकयार्ड में किसी नेता को उठा सकता है तो चीन ऐसा क्यों नहीं कर सकता। कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि वेनेजुएला का मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ा है, जबकि ताइवान चीन का आंतरिक विषय है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपना हिस्सा मानती है। बीजिंग पहले ही साफ कर चुका है कि वो ताइवान को अपने में मिलाएगा। पिछले वर्षों में ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ाया गया। नाकेबंदी जैसे अभ्यास भी किए गए। सोशल मीडिया की ये चर्चा एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई बेचैनी पैदा कर रही है। हालांकि ताइवान में इन दावों को ठंडे दिमाग से देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद वोंग टिंग यू ने इस सोच को खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन और अमेरिका एक जैसे नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान और वेनेजुएला की स्थिति अलग है। ताइपे का संदेश साफ है कि डर के माहौल से नीति तय नहीं होगी। स्थानीय नेता मानते हैं कि बीजिंग हर कदम सोच समझकर उठाता है। ताइवान की राजनीति में इस वक्त संयम और तैयारी दोनों को बराबर अहमियत दी जा रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप से जुड़े विश्लेषक विलियम यांग का कहना है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से चीन की ताइवान नीति में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। यांग ने यह जरूर कहा कि दुनिया में सैन्य ताकत के इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ताइवान को अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करनी चाहिए। ताइवान स्ट्रेट में सैन्य संतुलन चीन के लिए बड़ी बाधा बना हुआ है। चीन की सेना बड़ी है, ताइवान को अमेरिका का समर्थन हासिल है। द गार्जियन के अनुसार वेनेजुएला में चीनी हथियार अमेरिकी हमले को नहीं रोक सके। कुछ ताइवानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका की सैन्य ताकत देखकर बीजिंग को यह संदेश मिला है कि ताइवान पर हमला आसान कदम नहीं है। ये संतुलन फिलहाल एशिया में तनाव को थामे हुए है। उधर चीन और वेनेजुएला की दोस्ती दशकों पुरानी है। ये रिश्ता अमेरिका विरोध और वैचारिक नजदीकी पर टिका रहा। वेनेजुएला का बड़ा तेल निर्यात चीन को जाता रहा। चीनी कंपनियों ने वहां सड़क, बिजली, तेल और गैस परियोजनाओं में भारी निवेश किया। बीते 25 वर्षों में बीजिंग ने कराकस को $100 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया। मादुरो को ऑल वेदर दोस्त कहा गया। अब इस अमेरिकी कार्रवाई ने समीकरण हिला दिए हैं। चीन को मिलने वाले तेल और पूरे क्षेत्र में उसके प्रभाव पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की कुल तेल जरूरत में वेनेजुएला का हिस्सा सीमित है। उत्पादन पहले ही कम है। जरूरत पड़ने पर चीन दूसरे देशों से तेल ले सकता है। कहानी का सार साफ है। अमेरिका ने ताकत दिखाई, चीन ने संदेश पढ़ लिया। दुनिया एक नए भू राजनीतिक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। अब जरा समझिए कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका ने कितनी खतरनाक तैयारी पहले से ही कर रखी है।
तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा किए जाने के बाद यह संकट सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। इसका असर सीधा एशिया प्रशांत क्षेत्र तक पहुंच गया है। चीन ने इसे अपने लिए चेतावनी माना है और अमेरिका को अब सबसे ज्यादा डर ताइवान को लेकर सताने लगा है। वॉशिंगटन को आशंका है कि वेनेजुएला में हुई कार्रवाई का बदला चीन ताइवान के मोर्चे पर दबाव बढ़ा कर ले सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। ताइवान के पास जापान का छोटा सा द्वीप योनागुनी अब शांति और पर्यटन की पहचान खो चुका है। ये द्वीप ताइवान से बेहद नजदीक है और रणनीतिक रूप से अमेरिका और जापान के लिए बेहद अहम बन चुका है। यहां बड़े रडार लगाए गए हैं और पेट्रियट PAC-3 मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी सैन्य मौजूदगी से आम जिंदगी प्रभावित हो रही है और संचार नेटवर्क तक दबाव में है। योनागुनी अब एशिया में उभरते बड़े टकराव की पहली कतार में खड़ा दिखाई देता है। ये द्वीप संकेत दे रहा है कि ताइवान संकट सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए अमेरिका और जापान ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों देशों ने अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, जिसमें हजारों सैनिक शामिल रहे। इस अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाले टाइफून मिसाइल सिस्टम और नेमेसिस एंटी शिप सिस्टम को भी शामिल किया गया। अमेरिका ने योनागुनी जैसे द्वीपों पर ईंधन और त्वरित तैनाती के अस्थायी ठिकाने बनाए हैं। इसके साथ ही फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और गुआम में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह साफ संकेत है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। अमेरिका और जापान के बीच जो सुरक्षा समझौता है, उसके तहत अमेरिका ने अपनी सेना को जापान की जमीन पर पहले से तैनात कर रखा है, ताकि एशिया में किसी भी बड़े सैन्य संकट के समय तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। जापान में मौजूद करीब 55,000 अमेरिकी सैनिकों में से 30,000 से ज्यादा सैनिक ओकिनावा द्वीप पर हैं, जो भौगोलिक रूप से ताइवान के काफी पास पड़ता है। ओकिनावा से ताइवान की दूरी लगभग 360 मील है, यानी अगर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव होता है तो अमेरिका को अपनी सेना हजारों मील दूर से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओकिनावा में तैनात सैनिक अमेरिका के लिए फॉरवर्ड बेस की तरह काम करते हैं, जहां से एयरफोर्स, नेवी और मिसाइल सिस्टम बहुत तेजी से ताइवान के समर्थन में एक्टिव हो सकते हैं। यही वजह है कि ओकिनावा को ताइवान संकट की स्थिति में अमेरिका की पहली सैन्य ताकत माना जाता है और चीन भी इस तैनाती को अपने लिए सीधी रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। ताइवान भी इस तनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। उसने अपने रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद के बड़े हिस्से तक बढ़ाने का फैसला किया है। ताइवान ने अपने सैन्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है और अमेरिका से उन्नत हथियार प्रणालियों की आपूर्ति का रास्ता खोला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका और जापान का समर्थन ताइवान के लिए जीवन रेखा बना हुआ है। वेनेजुएला से शुरू हुआ ये संकट अब चीन, अमेरिका और ताइवान के बीच बड़े टकराव की जमीन तैयार करता दिख रहा है। दुनिया की नजरें अब इसी एशिया प्रशांत मोर्चे पर टिकी हुई हैं। अब जरा समझिए कि वेनेजुएला के अंदर चीन के हथियार कैसे पूरी तरीके से बेकार साबित हो गए। तो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क पहुंचाकर वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया। यह कार्रवाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रही। इस ऑपरेशन ने वेनेजुएला की सुरक्षा व्यवस्था, उसकी सैन्य तैयारियों और वहां जमी विदेशी ताकतों की असलियत को दुनिया के सामने खोल दिया। जिस देश को सालों से अमेरिकी प्रभाव से बाहर समझा जा रहा था, वही देश कुछ ही घंटों में नियंत्रण में आ गया। काराकोस की सड़कों पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर उतरे और सत्ता का संतुलन पलट गया। इस पूरे घटनाक्रम ने लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक एक साफ संदेश भेजा कि ताकत का खेल अब नए तरीके से खेला जा रहा है। वेनेजुएला ने 2000 के बाद चीन से भारी मात्रा में हथियार, राडार और सैन्य तकनीक खरीदी थी। मकसद साफ था कि किसी भी बड़े खतरे के सामने मजबूत दीवार खड़ी की जाए। मादुरो सरकार को भरोसा था कि चीनी राडार सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क अमेरिकी मूवमेंट को रोक लेंगे। जमीनी हकीकत कुछ और निकली। अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान चीनी JYL-13D एयर सर्विलांस राडार और JY-27A लॉन्ग रेंज सिस्टम अमेरिकी गतिविधियों को ट्रैक करने में नाकाम रहे। करीब 150 हेलीकॉप्टर सीधे काराकोस में उतरे और किसी भी प्रभावी जवाब की तस्वीर सामने नहीं आई। ये वही पल था जब बीजिंग की सैन्य साख पर सवाल गहराने लगे। वेनेजुएला के पास लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां भी मौजूद थीं। इन प्रणालियों को क्षेत्रीय सुरक्षा की रीढ़ माना जाता था। अमेरिकी कार्रवाई के दौरान ये सिस्टम निष्क्रिय साबित हुए। इसके साथ ही चीन द्वारा बनाया गया एल सोम्ब्रेरो सैटेलाइट स्टेशन भी खतरे के दायरे में आ गया। ये स्टेशन वेनेजुएला के इकलौते सक्रिय सैटेलाइट को संचालित करता है। सत्ता में आए बदलाव के बाद आशंका बढ़ गई है कि चीन को इस स्टेशन से बाहर किया जा सकता है।
इसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, चीन की वैश्विक सैटेलाइट निगरानी क्षमता पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। वेनेजुएला का मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क चीनी कंपनियों हुआवेई और ZTE पर टिका रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद इन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका साफ कर चुका है कि वो अपने विरोधियों को रणनीतिक संसाधनों पर पकड़ मजबूत करने की इजाजत नहीं देगा। यह संदेश सीधे चीन और रूस तक गया है। मादुरो की गिरफ्तारी ने चीन को डैमेज कंट्रोल मोड में धकेल दिया है। वेनेजुएला की जमीन पर चीनी निवेश, तकनीक और प्रभाव के लिए यह घटनाक्रम एक बड़ी चेतावनी बन चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।